नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिन भर में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे और पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। पीएम मोदी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। किसान सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है, साथ ही साथ किसानों को सम्मान निधि की राशि भी जारी की है। पीएम मोदी किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे। इस दौरान खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस योजना से काशी के 2,76,665 किसानों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम मोदी 21 किसानों से भी मिले हैं। उनकी फसलों की स्थिति की जानकारी भी पीएम मोदी ने ली है। खास बात यह है कि पीएम बनते ही सबसे पहले हस्ताक्षर किसानों के लिए ही मोदी ने किए थे और अब आप देखेंगे कि अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो पहला फैसला किसानों के लिए ही है। देखिए, किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। तो वाराणसी की जनता का आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तीसरी बार प्रधान सेवक बनाने का जो मौका दिया है उसको लेकर पीएम मोदी ने आभार जताया है। बढ़ेंगे आगे। 21 जून आ रही है। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और योगा दिवस को लेकर तैयारियां पूरी दुनिया में हो रही है। इस बार का योगा दिवस खास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में घाटी में डल झील के किनारे पीएम मोदी योग करते हुए नजर आएंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बड़ा पहला आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर सामने आ रहा है। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार 10वीं बार योग दिवस मनाया जाएगा, यानी पूरी दुनिया के लिए योग दिवस के तौर पर 1 दशक का समय पूरा होने जा रहा है। इस बार योग दिवस खास होने भी जा रहा है। योग दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कश्मीर घाटी में योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर में 21 जून को योग करेंगे पीएम मोदी। डल झील के किनारे योग करेंगे मोदी। 7,500 लोगों के साथ योग करेंगे मोदी। धारा 370 हटने के बाद हो रहा है बड़ा कार्यक्रम। 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। 10वीं बार दुनिया मनाएगी योग दिवस।
इस बार सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र बिंदु बनाया है ताकि कश्मीर में शांति का संदेश पड़ोसी मुल्कों तक भी पहुंच सके। पहली बार कश्मीर घाटी में लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगासन करेंगे। 21 जून को श्रीनगर में होने वाले इस कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बताया जा रहा है कि 370 हटने के बाद घाटी में आए बदलावों की तस्वीर ये आयोजन बनेगा, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आयुष और स्वास्थ्य के अलावा राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें तैनात कर दी हैं। श्रीनगर में, कश्मीर के श्रीनगर में वहाँ पर हम मना रहे हैं और इसका जो थीम है खुद के लिए और समाज के लिए, बोलो तो सभी लोगों को योग से जोड़ने के लिए ये थीम लिया गया है। अब आप ये भी देखिए कि अब तक हुए योग दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां-कहां योग किया। 2015 में पहली बार पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर योग किया। 2016 में चंडीगढ़ में, 2017 में लखनऊ में, 2018 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, 2019 में रांची में, 2020 और 2021 में वर्चुअल मोड पर पीएम मोदी ने योग किया क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था। 2022 में मैसूर में पीएम मोदी ने योग किया और 2023 यानी कि पिछली साल यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने योग किया था। 2014 में पीएम मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में पहली बार योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में पहचान दिलाने का प्रस्ताव पास कराया। इस साल ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके लिए देश भर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग दिवस का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियां चल रही हैं। श्रीनगर में इस बार पीएम मोदी योग करेंगे, साथ ही साथ पूरी दुनिया 21 जून को योग करती हुई नजर आएगी। आप भी तैयारियां पूरी कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रियंका गांधी की, क्योंकि प्रियंका गांधी की पहली परीक्षा तय हो गई है। परीक्षा का जो आयोजन है वो वायनाड में होने जा रहा है, यानी कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं तो वायनाड से उतरी हैं। वायनाड खास है क्योंकि कांग्रेस यहां से जीतती रही है, लेकिन प्रियंका की राह उतनी आसान भी नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी का सियासी सफर अब तक क्या रहा है और कितना खास है प्रियंका का चुनावी मैदान में उतरना, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लीजिए, अब तक नाना करती रही प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पहली परीक्षा के लिए प्रियंका ने वायनाड सीट को चुना है, जो उनके ही भाई राहुल गांधी के इस्तीफे देने से खाली हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वो पहली बार लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। प्रियंका गांधी को लेकर समय समय पर अमेठी तो कभी रायबरेली और यहां तक कि वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कहा, मुझे जरा भी घबराहट नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वायनाड की जनता को राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। प्रियंका गांधी अपने परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी और वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब आइए आपको प्रियंका का राजनीतिक सफर भी बताते हैं। 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। सीटों के बंटवारे पर प्रियंका गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने संभाली। 2020 में पूरे यूपी का प्रभारी प्रियंका को बनाया गया। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने रणनीति बनाई, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बाद प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की, साथ ही खुद के चुनाव लड़ने की इच्छा को भी जाहिर कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे
मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ। वायनाड लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई है। तब से लगातार कांग्रेस ही इस सीट पर जीतती रही है। राहुल गांधी भी यहां से लगातार 2 बार जीत चुके हैं। फिर भी प्रियंका के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो गांधी परिवार से 10वीं सदस्य प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतर आई हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर से खबर है गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाने के लिए अनुमति मिल गई है। गैंगस्टर ने कोल कारोबारियों को मारने की सुपारी दी थी। इंटरनेशनल गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाएगी पुलिस। 26 मई को खुफिया जानकारी के बाद 4 गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें गैंगस्टर अमन साहू का नाम भी शामिल आया था। अमन साहू को झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर लाएगी पुलिस। गैंगस्टर अमन साहू उगलेगा कई सारे राज, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी कोल परियोजना की आउटसोर्स कंपनी ऋत्विक के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्या 60 करोड़ की रंगदारी देने से मना करने पर अमन साहू ने करवाई थी। ये भी जानकारी पिछले बरस आई थी, और इस बार खबर ये मिली थी कि अमन साहू जो है सुपारी ले सकता है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। और अनमोल, ये बताइए, अमन साहू कई सारे राज तो उगलेगा ही। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने कहा था कि कौन विश्नोई, जो गैंगस्टर विश्नोई का जिक्र किया गया था, क्योंकि उसी का गैंग का बताया जाता है अमन साहू। बिल्कुल, देखिए विवेक, एक बहुत बड़ी खबर है और हमने इस खबर को पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्द ही अमन साहू को जो है रायपुर पुलिस छत्तीसगढ़ लाएगी। और अब ये खबर जो है पुख्ता हो गई है, क्योंकि अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है कि फिलहाल जो अमन साहू है वो झारखंड के जेल में बंद है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर जो है रायपुर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों याद होगा आपको विवेक कि 26 मई को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था अलग अलग ठिकानों से। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक साथ कार्रवाई की गई थी पुलिस से, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये चारों लोग जो थे अमन साहू गैंग के थे और इनको जो है सुपारी दिया गया था कोल कारोबारियों को मारने के लिए। लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और समय रहते इन चारों अपराधियों को पुलिस ने रोक लिया, जिससे कोई भी अनहोनी होने से बच गए। तो यही वजह है कि अब देखिए पूछताछ के लिए अब अमन साहू को लाया जाएगा और अब इसमें पता चलेगा कि आखिरकार ये जो पूरा जो खेल था अमन साहू का, जिस तरीके से उसने प्लान क्रिएट किया था कोल कारोबारियों को टारगेट करने का, अब इसमें पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार आगे का क्या प्लान था और कौन कौन से इसमें पहलू है, वो सब जो है अब पूछताछ में सामने आएगी। अनमोल, जो खबर थी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्शन है अमन साहू का, और पिछले साल भी इसने रंगदारी मांगी थी 60 करोड़ की एनटीपीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर से, नहीं देने पर हत्या भी की गई थी, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। तो तमाम ऐसे राज हैं जो अब निकलकर सामने आएंगे। अब बिल्कुल विवेक, देखिए अमन साहू सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसका सिर्फ गैंग सक्रिय था। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई, ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है गैंगस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, और दोनों गुटों के जो लोग हैं अभी भी सक्रिय हैं और साथ में ये किसी भी घटना को अंजाम देने में माहिर हैं। यही वजह है कि पुलिस जब कार्रवाई की तो दोनों पर एक साथ कार्रवाई की और दोनों से जुड़े जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई, उनको गिरफ्तार किया गया। अनमोल, ये बड़ी सफलता है, और जब इसको लाया जाएगा अमन साहू को, तो उसके बाद और सारे खुलासे होंगे, क्योंकि जेल में रहते हुए भी ये बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम आखिर कैसे देता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका अनमोल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नीट को लेकर जिक्र करते हैं, क्योंकि सड़क पर छात्र हंगामा कर रहे हैं। नीट का रिजल्ट जब से आया है उसके बाद से उधर सुप्रीम कोर्ट एनटीए को फटकार लगा रहा है। सवाल लेकिन इस बात को लेकर है कि क्या देश में एक परीक्षा गले की फांस बन चुकी है सरकार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सवाल दाग रहा है तो छात्र हंगामा कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि देश में नीट का घोटाला हो गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर सड़क पर संग्राम तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल जारी है। नीट 2024 परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की।
नीट पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कहा, अगर 0.001% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। हम परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं। सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA से कहा कि वे नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA से कहा कि वो नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को मुकदमेबाजी के तौर पर ना लें और अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। याचिकाओं में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। नीट परीक्षा लीक और CBI जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। देश में एक तरफ छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं छात्रों को विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नीट घोटाले का पोस्टर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनको एक टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा के उनको सजा दिलाई जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये सीधे सीधे मोदी सरकार के अधीन आने वाले शिक्षा मंत्रालय का घोटाला है, NTA का घोटाला है और फिर से ये एग्जाम कराया जाए। अभी सड़क पे आवाज उठाई है, कल पूरे देश में आंदोलन होगा। उसके बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां भी हम लोग ये मामला उठाएंगे। कुल मिलाकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में नीट की परीक्षा आयोजित कराने वाली NTA को फटकार लग रही है तो उधर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। साथ ही नीट का पेपर लीक मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक जांच और पूछताछ हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक देश में एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो सवाल बरकरार है। सवाल का जवाब कब मिलेगा ये भी तय नहीं, लेकिन फिलहाल अब 8 जुलाई पर उम्मीदें टिकी हैं कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो कोर्ट कोई सख्त फैसला दे सकता है, क्योंकि आज कोर्ट ने साफ अपना इशारा कर दिया है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही या कमी है तो उसको दूर करें, नहीं तो फिर सख्त हिदायत देने के साथ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब आज से मध्य प्रदेश के स्कूल खुल गए हैं और स्कूल चलो हम कार्यक्रम के तहत स्कूल खोले गए हैं सरकारी। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चियों को तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से कृष्ण और सुदामा की तरह पक्के दोस्त बनाने को कहा है और क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज से 3 दिन यानी कि 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। CM मोहन यादव ने अभियान की शुरुआत की। वे सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के प्रवेशोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। CM डॉक्टर मोहन यादव ने 5 बच्चों को तिलक लगाकर और किताबों का सेट देकर नए सत्र में स्वागत किया। साथ ही JEE एडवांस में अच्छी रैंकिंग के साथ पोजीशन बनाने वाले बच्चों को CM ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश के मुखिया CM डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 370 करीब CM राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त CM राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और अभी हमारी जो CM राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं। लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं, कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद आज से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं, जिसके लिए सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। अभियान के तहत मंत्री, विधायक, सांसद एक-एक स्कूल को गोद लेंगे। IAS और अन्य अधिकारी भी स्कूल को गोद लेंगे और महीने में कम से कम एक बार स्कूल मंत्री जाया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो MP में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो चुकी है और विधिवत तिलक लगाकर मुख्यमंत्री ने छात्राओं का स्वागत किया है। उम्मीद यही है कि बच्चे स्कूल में जाते रहें और इस तरह से
एक सशक्त भारत का निर्माण करने में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। बढ़ेंगे आगे क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी बाकी हैं। फोकस है अमरवाड़ा विधानसभा की सीट पर, जहां पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले नामांकन दाखिल किया गया है बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा। साथ ही साथ क्या आपको अब तक अपडेट देखने चाहिए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जहां अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में अब तमाम पार्टियों की नजरें अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनावों पर टिकी है। बीजेपी पहले ही अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस पर कांग्रेस की तरफ से विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन एक नाम है जो लगभग तय माना जा रहा है। नाम है नवीन मरकाम, जो युवा है, हर्रई के छिंदी क्षेत्र के निवासी हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं और 20 जून को वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि नाम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमरवाड़ा सीट पर मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिसने देवरावेन भलावी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की तैयारी की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर पार्टी ने 35 बीजेपी नेताओं की सूची जारी की है। स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शिवराज सिंधिया समेत एमपी के केंद्रीय मंत्री और कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। जहां नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून है। इसी बीच आज कमलेश शाह अमरवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और ये नामांकन रैली सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में होगी। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 21 जून तक होगी और 10 जुलाई को मतदान होगा, तो वहीं मतगणना की तारीख 13 जुलाई है। तो आपको ताजा अपडेट दे देते हैं इस पूरे मामले में। कमलेश शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। सभा होनी जरूर थी, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि मौसम खराब हो गया। तस्वीरें आपके सामने, जब बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साथ में मौजूद थे और कमलेश शाह जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, अमरवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन सभा जो होनी थी, रैली जो होनी थी, वो नहीं हो पाई क्योंकि मौसम खराब हो गया। नॉमिनेशन के फॉर्म में मैं, मेरे साथ श्रीमान सुरेश शर्मा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, हमारी नेत्री मोनिका भट्टी जी, यहाँ के सांसद श्री बंटू साहू जी, हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ। बढ़ेंगे आगे। खबर भोपाल से है, जहां पर मंत्री विजय शाह ने कक्षा 5वीं तक राष्ट्रगान को जरूरी करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि स्कूलों में नए नए नवाचार भी किए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। देखिए, स्कूल चले अभियान का आगाज़ आज मध्य प्रदेश में हो गया है। हमारे साथ में जनजातीय कार्य मंत्री हैं, हम उनसे जानेंगे क्योंकि उनके पास भी बड़ी संख्या में स्कूल हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है मेंटेन किया जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई स्कूल चले अभियान के लिए। विस्तार न्यूज़ आपको जो बधाई देता है, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? मेरे पास मध्य प्रदेश के 31,728 स्कूल ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं और शिक्षा विभाग का एक छोटा सा हिस्सा जो 89 ट्राइबल ब्लॉक में शिक्षा की व्यवस्था हम लोग देखते हैं मोहन जी के नेतृत्व में। आने वाले समय में जैसे आपने आज देखा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो 7 साल पहले हमने जो पौधा लगाया था सुपर 100, तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, बोले विजय शाह ये कहाँ से ले आया सुपर 100। आज उस सुपर 100 में से जो गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे होते थे, इंदौर और भोपाल में रह कर के एलएन जैसी बड़ी संस्थाओं से मैंने उनको शिक्षा दिलवाने का प्रयास किया और आज आप देखें कि सबके सब बच्चे हमारे 100 बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्शन उनके अच्छी जगह हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे, कई नवाचार करते रहे। आज आपने एक और मांग उठाई है कि सुबह की शुरुआत जो है जनगण मन से होनी चाहिए, ध्वजारोहण से होनी चाहिए। कुछ स्कूलों में नहीं हो रही है, ऐसा हमारी जानकारी में। देखिए, देशभक्ति का जज्बा, देश प्रेम का जज्बा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हर स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, तिरंगा क्यों नहीं फहराना चाहिए? और इसलिए हमारी सरकार ने ये निर्णय भी लिया है
कि 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वहाँ स्कूल लगने के पहले स्कूल में तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन होगा और उपस्थिति में जो मैंने निर्णय लिए थे, यस सर और यस मैडम नहीं बोलेंगे, जय हिंद सर और जय हिंद सबसे एक जज्बा देशभक्ति का जागृत होता है। क्या तस्वीर है अभी सीएम राइस की और कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, सीएम राइस में काम थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन जी जो खुद वहाँ पढ़े हैं, जब भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली और बड़ी तकलीफ से पढ़े, और वो मोहन जी आज हमारे सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपने सुना, कह रहे थे मंत्री जी कि कहीं ना कहीं सीएम राइस का काम थोड़ा सा स्लो है, उसमें को तेजी आनी चाहिए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बधाई सभी बच्चों को, नौनिहालों को, नया सत्र शुरू हो रहा है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राकेश के साथ। जी हाँ, तो स्कूली बच्चों को देशभक्ति की अलग जगाने के लिए उनमें ये प्रयास किया जा रहा है और इसलिए राष्ट्रगान और तिरंगा झंडा फहराने के लिए यहाँ पर मांग की जा रही है। महज एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने सुसाइड कर लिया। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई जिसके चलते इतनी छोटी बच्ची ने सुसाइड किया है। उससे भी ज़्यादा डरावनी बात इस बात को लेकर है कि आखिर 14वीं मंजिल से बच्ची कूदी, किसी ने देखा तक नहीं। मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां महज 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या करने जैसा खौफनाक कदम उठाया। इंदौर की अपोलो डीवी सिटी टाउनशिप में एक छात्रा ने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना उस वक्त की है जब बच्ची घर से स्कूल के लिए निकल रही थी। घर से निकलने के बाद वो पास के अपार्टमेंट में लिफ्ट से 14वीं मंजिल पर गई और वहां से छलांग लगाकर जान दे दी। मौत की वजह जानने के लिए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया गया है। ये मामला लाडिया थाना क्षेत्र के निपानिया का है। 14 साल की अंजलि शर्मा के पिता सीसीआई में कंटेनर मैनेजर के पद पर तैनात हैं। आज सुबह ही लड़की के पिता उसे स्कूल छोड़कर आए थे। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज देखे, उनके मुताबिक मामला आत्महत्या का लग रहा है। अब कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बाद में जो प्रारंभिक जो जांच पड़ताल में जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें बच्ची स्कूल गेट से सीधे वापस आती है और फिर उसके बाद लिफ्ट के माध्यम से ऊपर टावर में जाती है और वहाँ से ये एक सुसाइडल एक एक्ट पूरा अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में बारीकी से इसमें जांच कर रही है। अभी तक जो एविडेंसेस मिले हैं मौके से या जो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट हुए हैं, उसमें ये मामला सुसाइड का लग रहा है। उधर सिर्फ 14 साल की बच्ची ने जो खौफनाक कदम उठाया है, उसके बाद सवाल ये है कि आखिर छोटे बच्चे कैसे इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। ये जो बच्चे होते हैं 10-12 साल से, तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली और उसका क्या निदान है। तो उसके लिए हमें पेरेंट्स को बच्चों से सतत संपर्क में रहना चाहिए। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को हमें भांपते रहना चाहिए, चाहे उनके दोस्तों के द्वारा हो या कई बार बच्चे जो खेलते हैं, है ना, खेल में या ड्राइंग करते हैं, ये कुछ इनडायरेक्ट तरीके होते हैं बच्चों के मनोस्थिति को समझने के लिए। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन एक नाबालिग की आत्महत्या से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बड़ा हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया कि छोटी सी बच्ची किस तरह से 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे रही है। वजह क्या थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक सामने तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच होगी तो वे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। आज 18 जून है और 18 जून को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की आज पुण्यतिथि है और उनकी शहादत को आज पूरा देश याद कर रहा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने खूब सुना होगा। ग्वालियर में उन्होंने शहीदी दी थी, ग्वालियर में उन्होंने बलिदान दिया था, इसलिए ग्वालियर में खास कार्यक्रम का भी आयोजन पिछले कई बरस से हो रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ग्वालियर में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का सामना करते हुए जनरल हीरोज से डटकर मुकाबला किया और 18 जून को ग्वालियर में बलिदान दे दिया था। ग्वालियर में झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाला 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला शुरू हो गया है। इस मौके पर शहीद ज्योति बीती रात ग्वालियर पहुंची तो यहाँ शहर की सड़कों पर भव्य और आत्मीय स्वागत उसका किया गया। इसके आगे बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई के भेष में चल रही थी।
तो नजारा 1857 के युद्ध जैसा दिख रहा था। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। ग्वालियर में वीरांगना बलिदान मेले का ये 25वां वर्ष है। इसका आयोजन पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया द्वारा किया जाता है। शहीद ज्योति की मशाल अपने हाथ में थामकर पवैया शोभा यात्रा में आगे चल रहे थे। आज झांसी दुर्ग से शहीद ज्योति यात्रा ग्वालियर आई और हम सैकड़ों भगवा वानाधारियों ने उस शहीद ज्योति यात्रा को पैदल शोभा यात्रा के रूप में आज समाधि पर स्थापित किया है। अभी हम प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं और प्रदर्शनी का बहुत महत्व है क्योंकि महारानी के हाथों से चले हुए शस्त्र ये भारत में कोई एक जगह है जहां दर्शनार्थ रखे जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का आज 166वां बलिदान दिवस है। ग्वालियर में झांसी की रानी के समाधि स्थल के सामने भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं बलिदान दिवस के मौके पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की उन हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसके जरिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। 18 जून को इसी ग्वालियर में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और जहां पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि यह वही अस्त्र शस्त्र हैं जिनके जरिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इसी ग्वालियर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई और इसी को लेकर 18 जून को हर साल यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है और प्रदर्शनी के जरिए उन सभी अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसके जरिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने पूरा युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे हथियार हैं जिनके जरिए पूरा युद्ध वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा। आप देख सकते हैं कि ये तेंगे हैं, तेंगे के साथ साथ छड़ी, गुप्ती, रिवाल्वर, जो तेंगे उना पंजा इन्हें कहते हैं, ढाल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसी सारी बंदूकें हैं जिनके जरिए रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो सहयोगी थे वो साथ लेकर चलते थे। कटार है जिसके जरिए जो अंग्रेज उन पर वार करते थे तो उनका उपयोग जो करती थी। बाले हैं, बाले के अलावा तमाम ऐसे सांग बोलते हैं इसको और बची फल, इनका सबका उपयोग वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के जरिए किया और वह वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन आज उनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है और यही कारण है कि 18 जून को इसी ग्वालियर में जब वो वीरगति को प्राप्त हुई उसके बाद यहाँ पर उसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। जरा याद करो कुर्बानी। 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। 1842 में महज 14 साल में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से कर दिया गया था। 18 जून 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। बचपन से हम सभी ने सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज पूरा देश यही बात याद भी कर रहा है क्योंकि भारत की आजादी के लिए पहले स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और महज 29 साल की उम्र में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। अनिल गौर, विस्तार न्यूज, ग्वालियर। तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को आज पूरा देश नमन कर रहा है, उनके बलिदान को याद भी कर रहा है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मॉनसून की। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भी प्रदेशवासियों को मॉनसून के एक्टिव होने का इंतजार है। प्रदेश में कहीं गर्मी है तो कहीं बारिश की बौछार से लोगों ने राहत की सांस ली है। यानी कि एक ही प्रदेश है, वहां पर कुछ लोग तो हाई गर्मी कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं आहा आनंद आ गया क्योंकि बारिश हो गई है। और प्रदेश में मॉनसून की एंट्री अभी वक्त है लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो लोगों के यहाँ बारिश हो रही है वहां पर लोग खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मॉनसून की एंट्री से पहले मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। सोमवार को इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। वहीं दिन के टेम्परेचर में भी गिरावट हुई।
मंगलवार को प्री मानसून की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी रहेगी। इसके चलते जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट है। यहाँ बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। प्रदेश में सोमवार को भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। वहीं कई जिले ऐसे भी रहे जहां गर्मी का असर देखने को मिला। सतना का चित्रकूट सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पृथ्वीपुर में 45.7 डिग्री, ग्वालियर में 45.1 डिग्री, सतना में 44.9 डिग्री, बिजावर में 44.8 डिग्री, खजुराहो में 44.4 डिग्री, सिंगरौली में 44 डिग्री, शिवपुरी में 43 डिग्री, सीधी में 42.8 डिग्री और शहडोल में 42.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मानसून आने के बाद 4 इंच बारिश होने पर ही बोनी करें। जून के आखिरी या जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोनी का उपयुक्त समय है। 4 इंच बारिश होने के बाद किसान बोनी कर सकते हैं। 23 जून के बाद धान की नर्सरी के लिए किसान खेत तैयार कर लें। कपास या सोयाबीन की बोनी मानसून आने के बाद भूमि में पर्याप्त नमी होने पर ही करें। मध्य प्रदेश में 72 घंटे बाद ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून भोपाल से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है। मानसून अभी आधिकारिक रूप से गुजरात पहुंच गया है, लेकिन एमपी तक पहुंचने में कुछ और दिन लगेंगे। गर्मी से राहत प्री मानसून गतिविधि पर निर्भर करती है, जो अब तक मजबूत नहीं रही। भीषण गर्मी के बाद अब प्रदेशवासी टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कब बरसोगे। तरह से मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कल भी बारिश हुई है और बारिश होने के आसार है, लेकिन कई इलाके ऐसे जहां पर अभी भी तापमान 45 डिग्री के पार है। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। बारिश कहीं पर तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा 45 डिग्री तक तापमान है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप देखेंगे अभी अपना दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास से मॉइस्चर आ रहा है, तो बादलों की आवाजाही हो रही है और बारिश की स्थिति बन रही है, तो उस वजह से वहाँ पे तो टेम्परेचर नीचे हैं। लेकिन अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे, चंबल वगैरह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वगैरह में अभी भी टेम्परेचर 45 के ऊपर बना हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं, चित्रकूट, सतना में 46.5 दर्ज किया गया। पृथ्वीपुर, निवाड़ी में भी 46 है, ग्वालियर में 45 और सतना में भी 44.9, 45 के आसपास ही चल रहा है। और ये टेम्परेचर लगभग 2 दिन ऐसे ही बने रहेंगे। ऊपर कहीं कहीं पे बारिश अच्छी हो सकती है अभी लगातार 2 दिनों में, क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है उसके वजह से। लेकिन अभी मानसून इसको नहीं कह सकते कि मानसून के लिए जो विंड होनी चाहिए सेटअप दक्षिण पश्चिमी, वो नहीं हो पाएगी। नवसारी, रत्नागिरी और सुकमा होते हुए जा रहा है ये पोजीशन। अगला कोई भी वेदर सिस्टम अभी नहीं है कारगर जो अपने मॉइस्चर को बे ऑफ बंगाल साइड से करे। पोजीशन जो डैप दिख रहा है इसी तरफ से है। आगे अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है तो ही ये इसके आगे बढ़ने के आसार है। जैसे 7 दिन तो हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 6 दिन तो और लगेंगे। इसके अलावा कुछ अभी अपडेट नहीं है इस पर। तो जैसी उम्मीद थी सर कि मानसून पहले आने वाला है, उस उम्मीद के अनुसार इस बार मानसून देरी से आएगा? हाँ, मानसून पिछले साल भी लगभग देखेंगे तो 25 जून को टच कर पाया था। 24 को एमपी में एंटर हुआ तो 25 को पूरे प्रदेश को कवर कर पाया था। लगभग अभी भी स्थिति वैसी ही बन रही है। तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव थे, जिन्होंने बताया कि मौसम का क्या अपडेट है। लगातार जो वेदर सिस्टम है वो अभी अपडेट नहीं हो रहा। यही कारण है कि मानसून में लगातार देरी देखी जा रही है। 25 जून तक मानसून के आने की संभावना है, लेकिन अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो मानसून का इंतजार लगातार लोगों को है और जल्द ही मानसून आने भी वाला है। आम आपके यहाँ क्या रेट है? 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, और ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो 200 या 250 रुपए किलो। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि 2 लाख रुपए किलो से ज़्यादा भी आम होता है और उस आम को बाबा महाकाल की नगरी में, बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित किया गया है, तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है उज्जैन में। जबलपुर के एक बगीचे के मालिक हैं जो उज्जैन पहुंचे और उनके बगीचे में लगने वाला आम जब आया तो उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल को अर्पित किया। लेकिन ये आम नहीं है, खास है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जबलपुर के एक भक्त ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को दुनिया का सबसे महंगा आम चढ़ाया है। इस आम की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। जबलपुर के निवासी संकल्प परिहार ने
भगवान महाकाल को 2 आम अर्पित किए। इनमें से एक आम जापान की मियाजाकी प्रजाति का है तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया की R2E2 प्रजाति का है। भक्त का कहना है कि सब बाबा ने दिया है तो सब बाबा का ही है। हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस आम में क्या खास है। जापान का मियाजाकी आम 2,70,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। ऑस्ट्रेलिया के R2E2 प्रजाति के एक आम की कीमत 18,000 रुपए है। जबलपुर में 12 एकड़ में आम का बगीचा है। महाकाल हाइब्रिड फॉर्म के नाम पर यह बगीचा है। मियाजाकी, मल्लिका, आम्रपाली, ब्लैक मैंगो समेत 24 प्रकार की वैरायटी के आम इस बगीचे में हैं। आम की रखवाली करने के लिए 11 विदेशी नस्ल के कुत्ते भी तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर ये आम नहीं खास हैं और अच्छों के पास इसे खरीदने के लिए हैसियत भी नहीं, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी है कि बगीचे के आम खूब फल फूल रहे हैं और पहला आम उन्हीं को चढ़ाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने, ये आम खास है और इस खास आम को बाबा को अर्पित किया गया है। बढ़ेंगे आगे क्योंकि पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण को बचाना है तो उसके प्रति जुनूनी होना पड़ता है। जबलपुर के एक ऐसे ही बुजुर्ग के जुनून की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही पर्यावरण को समर्पित कर दिया। 40 सालों से जबलपुर के बुजुर्ग ने बोनसाई के पौधों का जंगल खड़ा कर लिया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। इनसे मिलिए, ये हैं सोहन लाल द्विवेदी। जबलपुर में बिजली विभाग से रिटायर्ड हुए सोहन लाल ने अपना पूरा जीवन ही पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। 40 सालों से सोहन लाल अपने घर में बोनसाई के पौधों की पैदावार कर रहे हैं और आज उनके घर में 40 से ज्यादा प्रजाति के बोनसाई पौधे 2,500 से ज्यादा संख्या में मौजूद हैं और दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा बोनसाई कलेक्शन है। मेरे हाथ में जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये दरअसल पेड़ है। बोनसाई तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस बोनसाई की खास बात यह है कि ये पीपल का पेड़ है और इसकी उम्र 11 साल है। जी हाँ, चौंक गए ना आप। 11 साल का ये पौधा और इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट। यही चमत्कार है प्रकृति का। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो उपाय आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। जबलपुर के सोहन लाल ने ये कारनामा कर दिखाया है। बोनसाई के 1-2 नहीं बल्कि 2,500 से ज़्यादा पौधे और 40 से ज़्यादा प्रजातियां संस्कारधानी जबलपुर में सोहन लाल जी ने पैदा कर ली। सोहन लाल ने बताया कि उन्होंने पहली बार साल 1982 में एक अखबार में बोनसाई के बारे में पढ़ा था कि मुंबई की किसी महिला ने अपनी छत पर 250 बोनसाई लगाए हुए हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद बोनसाई के बारे में जानने की जिज्ञासा उनकी और बढ़ गई, इसलिए दिल्ली में बोनसाई क्लब में जाकर इसके बारे में जानकारी ली। सोहन लाल ने अपना पूरा जीवन ही नहीं बल्कि अपनी कमाई भी पर्यावरण को समर्पित कर दी है। बड़ा अजीब शौक, और इसे कहना चाहिए पर्यावरण के प्रति समर्पित अपना पूरा जीवन। सोहन लाल जी, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? ये सर 40 वर्ष पूर्व मैंने न्यूज़पेपर में एक समाचार पढ़ा कि किसी महिला ने मुंबई में अपनी छत में 250 बोनसाई बनाए हैं, जो कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा बोनसाई का कलेक्शन है। मेरे मन में आया कि मैं इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करूं और मैं इसे आगे तैयार करूं। मैंने बोनसाई के विषय में ज्ञान हासिल करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ बहुत जगह गया। मैं वहाँ से किताबें खरीदा, जानकारी एकत्रित की और 40 वर्ष पूर्व मैंने बोनसाई बनाना चालू किया। 40 वर्षों से लगातार मैं बोनसाई बना रहा हूँ। मैं विद्युत मंडल में, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में छोटी नौकरी में था। जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो सारा पैसा मैं इसी कार्य में लगा देता था। यानी कि पूरी की पूरी कमाई आपने पर्यावरण को समर्पित कर दी? सारी कमाई इसी में लगाई हुई है। सोहन लाल बताते हैं कि बोनसाई केवल दिखने भर में छोटे होते हैं, लेकिन काम एक बड़े पेड़ की तरह ही करते हैं।
जिन घरों में जगह नहीं है वहां पर बोनसाई पौधा लगाया जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है, जो कि आज के समय में बेहद जरूरी है। मेरे पास इस समय 2500 बोनसाई हैं और 40 प्रजाति के बोनसाई, जिसमें फल फूल के आम, इमली, गूलर, संतरा, मौसम्बी, कैथा, ये सब में फल आते हैं। अब फायदा, ये तो फायदे की ही चीज़ है, क्योंकि इससे अपने को पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने ड्राइंग रूम में किसी बड़े वृक्ष को छोटे रूप में रख सकते हैं। पीपल बरगद को हम अपने घर में सामने नहीं लगा सकते, और बड़े शहरों में तो लोग पीपल और बरगद के पेड़ बच्चे देख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक नहीं दिखते। तो बोनसाई के रूप में हम इनको अपने घर आंगन में रख सकते हैं। इसका हवा में भी कुछ असर होता है घर के? हाँ जी हाँ, इसमें ये जो पीपल बरगद के पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद। सोहन लाल का दावा है कि उनके पास देश में सबसे बड़ा बोनसाई पेड़ों का कलेक्शन है और इसलिए वो जल्द ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सोहन लाल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। उनका मानना है कि अगर प्रकृति को बचाना है तो हर एक शख्स को अपना योगदान जरूर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बोनसाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है एक कंटेनर में लगाया गया पौधा।